कौन कौन से इलाज नहीं कराए गए थे, कहां कहां मन्नतें मुरादें नहीं मानी गई थीं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। अल्लाह की जो मर्जी होती है बस वही होता है। जब हर तरफ से मायूसियां दामनगीर हो गईं तो ताहिरा जहां ने शौहर को मशवरा दिया, देखो इख्तियार बेग, मैं तुम्हारे चेहरे पर लिखी तहरीर को अच्छी तरह जानती हूं। औलाद की ख्वाहिश किसे नहीं होती, मुझे भी है, लेकिन हम सब तकदीर के हाथों में खिलौना है। अल्लाह को मंजूर नहीं है कि हमारे यहां औलाद हो, तो ये अल्लाह की मर्जी है। बस तुम्हें दूसरी शादी करनी है। मैंने आखिरी फैसला कर लिया है। मिर्जा इख्तियार बेग बेख्तियार हंस पड़े। ताहिरा जहां ने चौंक कर उन्हें देखा। मैंने लतीफा तो नहीं सुनाया, मगर आपके अल्फाज लतीफा ही हैं। ताहिरा जहां, आप कह रही हैं कि अल्लाह की मर्जी नहीं है कि हमारे यहां औलाद हो, तो दूसरी शादी क्या, तीसरी और चौथी भी कर लूं, तब भी औलाद अल्लाह की मर्जी के बगैर कहां से आ जाएगी? ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं चाहती हूं कि आप दूसरी शादी कर लें। सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी मोहब्बत में किसी की शिरकत हो, भला मैं ये बर्दाश्त कर सकूंगा? मिर्जा इख्तियार बेग ने सचमुच मजाक ही किया था। मोहब्बत वगैरह तो खैर जिस हद तक थी सो थी, लेकिन वो जानते थे कि जिस बदनसीब से दूसरी शादी की जाएगी उसके औलाद तो खैर हुई ना हुई, लेकिन उसकी जिंदगी को ऐसा रोक लगेगा कि मौत ही उसे ताहिरा जहां से निजात दिला सकेगी। खुद मिर्जा इख्तियार बेग जिस कदर रहम दिल और खुदा तर्स इंसान थे, ताहिरा जहां उतनी ही बददिमाग, बदखू और मगरूर थीं। कुदरत ने उन्हें इतनी दौलत दी थी कि संभाले ना संभाली जा सके, लेकिन इस दौलत को इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि कुदरत के खेल निराले होते हैं। न जाने कौन सी बात कुदरत को भा गई कि औलाद की पैदाइश के आसार नमूदार हुए, और उसके बाद अल्लाह ने उन्हें बेटा दे दिया, और वो भी ऐसे हालात में जब दोनों मियाँ बीवी औलाद की तरफ से मायूस हो गए थे। बहरहाल बेटे की पैदाइश से माँ बाप को जितनी खुशियां मिल सकती थीं वो मिली, और उस पैदाइश की खुशी में बहुतों की झोलियां भर गई। बेटे का नाम दानिश रखा गया, और दानिश सीधा साधा माँ की परछाई बन गया। वो फितरतन माँ जैसा था। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती गई उसके गुरूर और तमकिनत में इजाफा होता चला गया। वो दुनिया के हर इंसान को अपने सामने ही समझता था। वो सोचता था कि दुनिया की हर खुशी उसके लिए है, इज्जत का मुस्तहिक सिर्फ वो है, हर शख्स उसकी इताअत के लिए पैदा हुआ है, कोई उसके हुक्म से इन्हिराफ की जरूरत नहीं कर सकता। वो जिस फितरत का भी इंसान था, लेकिन एक खूबी उसके अंदर थी कि वो पढ़ने लिखने के मामले में हमेशा ज़हीन रहा। इसके अलावा जिस अंदाज में परवरिश पाई, उसने रंगो रूप को ऐसा निखारा कि वो बहुत से दिलों का अरमान बन गया। अपने आप को लिए दिए रहने का आदी था। किसी से भी इतना मेल जोल ना बढ़ाया कि कोई उसकी कुर्बत हासिल करता। लड़कियां भी उसके म्यार पर पूरी नहीं उतरती थीं। बाप ने आला तालीम के लिए यूरोप भेज दिया, और यूरोप के रंगीन माहौल में भी दानिश पर वो रंग नहीं चढ़ सका जो अमीरजादों पर आमतौर पर चढ़ जाता है। यूरोप की तितलियों ने उसके गिर्द हल्का बनाया, लेकिन उन्हें शदीद मायूसी हुई। ये मशरकी शहजादा किसी तरह उनके दाम में गिरफ्तार नहीं हो रहा था। बड़े बड़े दाव खेले गए, अदाएं दिखाई गईं, लेकिन नाकामी के सिवा कुछ हाथ ना आया। इधर मिर्जा इख्तियार बेग को भी बेटे की फितरत का अंदाजा हो गया था। दानिश ने उनके सामने अलबत्ता कभी गर्दन नहीं उठाई थी। मिर्जा इख्तियार बेग अच्छी तरह जानते थे कि अकलौती औलाद होने के नाते, और फिर ताहिरा जहां की तरबियत ने दानिश को बहुत खुदसर बना दिया है, लेकिन वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि जिन लोगों ने उसे गुरूर बख्शा वो उन्हें भी खातिर में नहीं लाएगा। बहरहाल दानिश जवान हो चुका था। यूरोप में उसकी तालीम भी खत्म होने वाली थी, और उसकी वापसी के चर्चे भी होने लगे थे। उन्होंने बेगम से बात की। मैं सोच रहा हूं वतन वापसी पर दानिश को कौन सा ऐसा तोहफा पेश करूं जिससे वो सरशार हो जाए। सब कुछ तो कर दिया है आपने उसके लिए, आला दर्जे की कोठी, खूबसूरत कारें, शानदार कारोबार। हमारा अकलौता बेटा इसके अलावा और क्या चाहेगा? वही बेवकूफ़ी की बातें करती रहना ताहिरा जहां। इसके अलावा भी तो जिंदगी की कुछ ज़रूरतें होती हैं, मसलन एक हसीन और नेक सीरत दुल्हन जिसका तोहफा मैं उसे पेश करूं। ताहिरा जहां पुरख्याल अंदाज में मुस्कुराने लगी थी। चुनाचे इस सिलसिले में ज़बरदस्त पैमाने पर कोशिशें की जाने लगीं। ताहिरा जहां भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, और आखिरकार निगाह फैयाज अली मिर्जा के घराने पर जा टिकी। इंतहाई आला खानदान था। किसी जमाने में दौलत की रेल पेल भी थी, लेकिन फैयाज अली इख्तियार बेग की तरह दूर अंदेश नहीं थे। कारोबार भी सही अंदाज में नहीं संभाल सके,
और शाखरची ने हालात बेहतर न रहने दिए। उनकी माली हैसियत कमजोर हो गई थी और अब वो सिर्फ एक खाते पीते आदमी थे, लेकिन मिर्जा इख्तियार बेग से खानदानी ताल्लुकात थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह घराना इंतहाई खूबसूरत लोगों पर मुश्तमिल था। फैयाज अली भी बहुत हसीन शख्सियत के मालिक थे, उनकी बेगम भी उतनी ही पुरकशिश थीं, और इसके साथ ही दिल आवेज, जो अपने नाम की तरह इंतहाई हसीन शक्ल सूरत की मालिक थी, वो फैयाज अली की बड़ी चहेती बेटी थी। वैसे तो फैयाज अली और उनके अहले खानदान कभी कभी मिलते रहते थे, लेकिन दिल आवेज को कभी इस नजरिए से नहीं देखा गया था। अब जो फैयाज अली के यहाँ एक नशिश में दिल आवेज से मुलाकात हुई तो ताहिरा जहां अंगुश बदा रह गई। अपने घर आकर उन्होंने मिर्जा इख्तियार बेग से बात की। तुमने दिल आवेज को देखा? मेरे मुंह की बात छीन रही हो। जो बात मैं तुमसे करना चाहता था उसी का आगाज तुमने कर दिया। मैं तो दंग रह गया था उस बच्ची को देखकर। पहले भी देखा है, मगर आज जब उसे देखा तो यूं लगा जैसे आसमान से परी उतर आई हो। हाँ, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि देखने ही से इंतहाई नेक सीरत लगती है। मगर मैंने तुम्हें यह बात बताई थी कि फैयाज अली अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। कारोबारी मामलात में इस कदर अहमक साबित हुए कि मेरे मशवरों के बावजूद अपनी मर्जी करते रहे और आखिरकार सारा कारोबार टूट गया। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह के फजलो करम से दौलत हमारे पास कम है। शराफत अगर उनके हाथ से आ जाए तो और क्या चाहिए। ताहिरा जहां ने हैरत अंगेज बात की थी, जबकि इससे पहले वो अपने दानिश के लिए महलों की रानी लाने का इरादा रखती थीं, लेकिन अपनी बदखुई और बददिमागी के बावजूद न जाने कौन से रास्ते से दिल आवेज उनके दिल और दिमाग में उतर गई थी। बेशक वो खूबसूरत थी, लेकिन ऐसी भी नहीं कि दुनिया में कोई नादिर मकाम रखती हो। बस उसके चेहरे पर बरसती हुई शराफत और खूबसूरत सादा नकूश उसे दिलकश बनाते थे, या फिर ये उनका हुस्न नजर था कि उन्हें दिल आवेज बेपनाह पसंद आ गई थी। और सच्ची बात यह कि उसका असली हुस्न उसकी फितरत से झलकता था। शराफत और पाकीज़गी का पैकर, सादा फितरत की मालिक, मोहब्बत करने वाली और खुश इखलाक। पूरे 3 माह तक उसके बारे में छान पटक होती रही। इस सिलसिले में खास तौर से ताहिरा जहां ने कुछ औरतों को मुकर्रर किया था जो उनकी शनासा थीं। उन औरतों ने जो रिपोर्ट दी वो भी ताहिरा जहां की मर्जी के मुताबिक थी। वो दिल आवेज की फितरत का कोई कमजोर पहलू तलाश न कर सकी और आखिरकार ताहिरा जहां ने मिर्जा इख्तियार बेग से आखिरी बात की। भाई, मुझे तो वो लड़की पसंद है, घराना भी पसंद है, जैसे हैं जहां हैं ये समझ लो कि मुझे मंजूर है। देखो ताहिरा, सारी बातें अपनी जगह, रिश्ते जिंदगी भर के लिए होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई और अच्छा रिश्ता नजर आ जाए तो तुम सोचो कि हमने जल्दबाजी से काम लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ताहिरा जहां ने कहा। मगर एक बात है। वो क्या? जरा अपने दानिश भी तो वापस आ जाएं। उनकी राय भी जरूरी है। मुमकिन है उनका अपना कोई आइडियल हो। मेरा ख्याल है कि उनसे मशवरे के बाद ही पैगाम दिया जाए तो बेहतर होगा। इख्तियार बेग की बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ताहिरा जहां ने अपनी फितरत के मुताबिक कहा, जी नहीं जनाब, वो मेरी औलाद है। क्या आप मुझे उसकी मां तस्लीम करने से इनकार करते हैं? तौबा तौबा, भला ऐसा क्यों कर मुमकिन है? मैं तो बस ये कह रहा था कि यूरोप की हवा खाई है, आपको अंदाजा नहीं। और ये बात कहते हुए मुझे आर नहीं कि दानिश बचपन ही से थोड़ा सख्त मिजाज है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई उलझन पैदा हो जाए। तो फिर ठीक है, यहां एक माँ और बाप का फर्क नुमाया हो जाएगा। मैं कह रही हूं और पूरे एतमाद से कह रही हूं, दानिश वही करेगा जो मैं कहूंगी। बस अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, हमें रिश्ता ले जाने की तैयारियां करनी चाहिए। गोया आपका ख्याल है कि बात फैयाज अली के सामने ले आई जाए? हाँ, जरूरी है। आप उसे वापसी पर कोई तोहफा देने का इरादा रखते हैं ना? मेरे ख्याल में दिल आवेज से अच्छा तोहफा और कोई नहीं हो सकता। मामूल के मुताबिक फैयाज अली ने बड़ी मोहब्बत से दोनों मियाँ बीवी को खुशामदीद कहा और मिठाइयों के वो टोकरे देखने लगे जो ये लोग अपने साथ लाए थे। मुलाजिम टोकरे रखकर चले गए तो फैयाज अली ने हैरत से कहा, चलिए ये ठीक है कि रिवायती तौर पर जब कोई किसी के हाथ जाता है तो कुछ लेकर जाता है, मगर इतने टोकरे? मैं हैरान हूं। ये टोकरे अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए हैं जनाब फैयाज अली साहब। कहानी? फैयाज अली की बेगम ने गौर से ताहिरा जहां को देखते हुए कहा। ताहिरा जहां मुस्कुराकर बोली, हाँ, हम तुम्हारे घर से एक दिल आवेज चीज चोरी करने आए हैं।
میرے گھر سے دلاویز چیز؟ جی ہاں، اس کا نام دلاویز ہی ہے نا؟ طاہرہ جہاں نے کہا اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ تھوڑی سی وضاحت مناسب نہ ہوگی؟ فیاض علی نے عاجزی سے کہا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، بیگم صاحبہ جو کہہ رہی ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم دلاویز کو اپنے بیٹے دانش کے لیے مانگنے آئے ہیں، مرزا اختیار بیگ نے کہا۔ فیاض علی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ انہوں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا اور کسی قدر ہچکچاہٹ سے گردن جھکا لی۔ کیا سوچ رہے ہو فیاض علی؟ دیکھو اختیار بیگ، کسی کو اتنی عزت اور اتنا بڑا اعزاز دیا جائے تو اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہتا، لیکن میں تم سے ایک دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑی شخصیت کے مالک ہو تم، خاندانی آدمی ہونے کے علاوہ میرے دوست بھی ہو، اور تمہارا بیٹا میرے لیے اولاد ہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری عظمت متاثر ہو۔ میری دعا ہے کہ تمہارے رتبے اور وقار میں 4 چاند لگیں، تمہارا بیٹا تمہارا نام بلند کرے۔ لیکن تھوڑا بہت تم میرے بارے میں علم رکھتے ہو۔ یقینی طور پر میں نے تم سے کبھی یہ بات نہیں چھپائی کہ ہم بالکل تہہ دست ہو گئے ہیں۔ میرے پاس اب اس خاندان کی بخشی ہوئی شرافت کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ میں بیٹی کے ساتھ تمہیں وہ کچھ نہیں دے سکتا جو تمہاری جیسی شاندار شخصیت کے شایانہ شان ہو۔ میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ تم بے مایا ہو۔ تمہارے پاس شرافت کا خزانہ ہے، اور میں اپنے بیٹے کی خوشگوار زندگی کے لیے تمہارے اس خزانے کا ایک حصہ مانگنے آیا ہوں۔ یہ خزانہ دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر تم نے مجھے اس میں سے میرا حصہ دینے سے انکار کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم نے میری دوستی کی قدر نہیں کی۔ میں تمہیں بخیل سمجھوں گا فیاض علی۔ پھر سوچ لو اختیار بیگ، کیا دانش صرف شرافت پر قناعت کریں گے؟ وہ میرا بیٹا ہے بھائی جان، اور اس کے بارے میں کوئی غلط بات سوچنا میری توہین ہے۔ طاہرہ جہاں نے بڑی رعونت سے کہا۔ نہیں، ہم آپ کی توہین نہیں کر رہے، بلکہ اپنی بچی کچی پونجی کا تحفظ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس حفاظت کا بوجھ میرے کندھوں پر رکھ دو فیاض علی، میں اس بوجھ کو سنبھال لوں گا، اختیار بیگ نے کہا، اور فیاض علی بے اختیار رو پڑے۔ انہوں نے اٹھ کر اختیار بیگ کو گلے سے لگا لیا۔ ٹھیک ہے اختیار بیگ، میں نے اپنی آبرو تمہاری گود میں ڈال دی ہے، اس کی حفاظت کرنا میرے دوست۔ خوشیوں کے پھول کھل گئے، دونوں عورتیں ایک دوسرے سے گلے مل لیں۔ طاہرہ جہاں نے کہا، عطیہ بہن، میں چاہتی ہوں کہ دلاویز کو انگوٹھی پہنا دوں اور خاندان میں اس نسبت کا اعلان بھی کر دوں۔ اللہ رکھے جب دانش واپس آ جائے تب تم یہ رسم پوری کر لینا۔ ہم تو غلام بے دام بن چکے ہیں، اب وہ ہوگا جو آپ لوگ چاہیں گے، عطیہ بیگم نے کہا۔ طاہرہ جہاں نے اپنی شایان شان انگوٹھی دلاویز کو پہنائی اور اس کی انگلی میں دانش ہیرا بن کر جگمگانے لگا۔ پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ 2 اعلیٰ خاندان ایک ہو گئے ہیں۔ دونوں خاندانوں کو مبارکبادیں وصول ہونے لگیں۔ طاہرہ جہاں نے البتہ یہ خبر دانش سے چھپائی تھی۔ وہ سنے گا تو دنگ رہ جائے گا، میں اسے اچنبے میں مبتلا کر دوں گی، اور جب اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھے گا تو اسے گلے سے لگا لوں گی۔ اس کے بعد بڑی بے چینی سے دانش اختیار کا انتظار کیا جانے لگا۔ آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ایک صبح دانش وطن واپس پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ پر استقبال کرنے والوں میں فیاض علی اور عطیہ بیگم بھی شامل تھیں۔ لمبا چوڑا، تندرست و توانا اور چمکدار روشن چہرے والا دانش مرزا ایک عجیب تمکنت سے نیچے اترا، اور طاہرہ بیگم اسے دیکھ کر صدقے واری ہونے لگیں۔ جب دانش ان کے پاس پہنچا تو وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئیں۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اس سے گلے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ فیاض علی کی زیرک نگاہیں بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہی تھیں، اور وہ اس کی شخصیت کا تجزیہ کر رہے تھے۔ دانش نے ان سے بھی مصافحہ کیا، اور عطیہ بیگم کے دل میں یہ حسرت ہی رہ گئی کہ وہ اپنے ہونے والے داماد کی پیشانی اگر نہ چوم پاتی تو سر پر ہی ہاتھ پھیر دیتی۔ پھر سب لوگ ایئرپورٹ لابی سے باہر نکل آئے، اور دانش جلدی سے اپنی چمچماتی کار میں آ بیٹھا۔ دوسری گاڑیاں پیچھے آ رہی تھیں۔ فیاض علی اپنی کار میں عطیہ بیگم کے ساتھ تھے۔ ان کے چہرے پر فکر کے آثار نظر آ رہے تھے۔ مرزا اختیار بیگ کی کوٹھی میں داخل ہوتے وقت انہوں نے چہرے کو پھر سے خوشگوار بنا لیا تھا۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر چلے آئے تھے۔ یہاں اعلیٰ سوسائٹی کا فقدان ہے، دانش کہنے لگا۔ اعلیٰ کلبوں میں بھی ایسے لوگ گھس آئے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے لیکن تمیز نہیں۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نو دولتیے ہیں۔ سخت پریشان ہوں، سوچتا ہوں اس ماحول میں خود کو کیسے ضم کر سکوں گا۔ تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے بیٹے؟
اور پھر ہم لوگ جو ہیں یہاں پر تمہارے اپنے، باہر کیا رکھا ہے؟ ٹھیک ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑ دیا تھا، مگر وہاں کیا تم خود کو تنہا نہیں محسوس کرتے تھے؟ اور پھر بیٹے، تمہاری اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے ماما ہی کچھ کر سکتی ہے۔ میں تجھے ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، ایک ایسا تحفہ کہ بس تو جھوم کر رہ جائے گا۔ سب کچھ تو ہے میرے پاس، آپ کیا دیں گی مجھے؟ دانش نے کہا۔ ایسی چیز دوں گی جو تیرے پاس نہیں ہے، طاہرہ جہاں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر لائیے جلدی سے دے دیجئے۔ طاہرہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑے لفافے سے ایک تصویر نکالی اور دانش کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ ہے میرا تحفہ تیرے لیے۔ دانش نے حیرانی میں تصویر لی، اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کے بعد اس نے حیرت سے کہا، یہ کیا ہے امی؟ پہلے یہ بتا کہ کیسی ہے؟ طاہرہ جہاں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایسی ہی ہے جیسی پاکستان میں لڑکیاں ہوتی ہیں، کوئی خاص بات تو نہیں ہے اس کے اندر؟ ہے، یہ عام لڑکی نہیں ہے دانش، یہ تیری ہونے والی دلہن ہے۔ طاہرہ جہاں نے انکشاف کیا۔ دانش کے چہرے پر ایک سختی سی نمودار ہو گئی، اس کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ چند دمیں وہ خاموش رہا، جیسے بولنے کے لیے الفاظ کا انتخاب کر رہا ہو۔ پھر وہ کہنے لگا، میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کا مذاق اتنا گھٹیا کیسے ہو گیا۔ یہ کوئی لڑکی ہے؟ آپ تو اس طرح مجھے دکھا رہی ہیں جیسے آپ نے کوئی بہت بڑا ہیرا تراش لیا ہو۔ دانش کے لہجے کی سختی، اس کے جھلائے ہوئے انداز نے طاہرہ جہاں کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ دماغ تو درست ہے تیرا، کیا بک بک کر رہا ہے؟ یہ عام لڑکی نہیں، تیری ہونے والی دلہن ہے، جس سے تیری منگنی بھی کر دی گئی ہے۔ کیا تجھے میرے انتخاب پر اعتماد نہیں ہے؟ طاہرہ جہاں بری طرح کھسیا رہی تھی۔ دانش عجیب سے طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ آپ ضعیف ہو گئی ہیں مما، آپ کا ذہن کمزور ہو گیا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے ذوق کو اس قدر گرا ہوا کیوں تصور کرتی ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ کیسی کیسی لڑکیاں میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں، مگر ان میں سے ایک بھی میرے معیار پر نہیں آ سکی۔ میرے ذہن میں ایک اچھوتا آئیڈیل ہے، زندگی گزارنے کے لیے مجھے اپنے آئیڈیل کی ضرورت ہے، اس لڑکی کی نہیں جو شکل ہی سے جاہل معلوم ہوتی ہے۔ میں نے باہر کے ملک کی کسی لڑکی کو نہ لا کر آپ پر احسان کیا ہے، اور آپ مجھے اس احسان کا یہ صلہ دینا چاہتی ہیں؟ بیٹے کے تیور دیکھ کر طاہرہ جہاں کے ہاتھوں کے طوطے اڑے جا رہے تھے، تمام اعتماد دھرا رہ گیا تھا اور وہ ہول کھا رہی تھیں۔ بمشکل تمام ان کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، ہم نے بڑی مشکل سے یہ رشتہ حاصل کیا ہے بیٹے۔ فیاض علی تو تیار ہی نہیں تھے، شرافت ان کے گھر کی لونڈی ہے، ایسے شریف اور صاف ستھرے خاندان کہاں ملتے ہیں؟ اور پھر وہ کوئی گرے پڑے انسان بھی نہیں ہے، بہت اعلیٰ خاندان ہے ان کا۔ مجھے شرافت نہیں، بیوی چاہیے جو زندگی بھر میرے سر پر مسلط رہے گی۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا جائے، میں کوئی اور بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دانش کا لہجہ بتاتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اچھی طرح سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہے، لیکن بیٹے کا جواب سن کر طاہرہ جہاں سکتے میں رہ گئی تھی۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ جلد بازی میں کیا کر بیٹھی ہیں۔ مسئلہ اس خطرناک انداز میں الجھا تھا کہ سلجھانے کی کوئی شکل ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ مزید جلد بازی سے کام لیے بغیر وہ بیٹے کے کمرے سے نکل آئیں، فون کر کے شوہر کو گھر پہنچنے کے لیے کہا، اور دوپہر کے کھانے پر اختیار بیگ گھر واپس آ گئے۔ کھانے کی میز پر طاہرہ جہاں نہیں تھیں، انہوں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر بیٹے پر ناراضی ظاہر کر دی تھی۔ اختیار بیگ جلدی جلدی کھانا کھا کر بیوی کے کمرے میں پہنچ گئے اور طاہرہ جہاں کے کہنے پر انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ دل بیٹھا جا رہا ہے اختیار بیگ، کیا بتاؤں کیا ہو گیا؟ طاہرہ جہاں نے کہا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح آخر۔ طاہرہ جہاں نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ اختیار بیگ کی حالت بیوی سے مختلف نہیں ہوئی تھی، سکتے کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ کہا تھا نا میں نے پہلے آپ سے طاہرہ بیگم، لیکن آپ نہیں مانی۔ اپنے گھر میں کچھ بھی ہو جائے لیکن دوسروں کی عزت سے کھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ فیاض علی کے پاس کچھ نہ سہی لیکن عزت ضرور ہے، اور ہم ان کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے۔ میں پورا گھر تباہ کر دوں گا، ایک ایک کو گولی کا نشانہ بنا کر خودکشی کر لوں گا۔ آپ بات کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اختیار بیگ غصے سے بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ خدا کے لیے غصے کو قابو میں رکھیں، کوئی حل سوچیں۔ طاہرہ جہاں نے کہا، میں کوئی حل نہیں سوچوں گا، میں چاہ رہا ہوں اور آپ کو شام تک کی مہلت دیتا ہوں۔ اس دوران اسے تیار ہو جانا چاہیے، ورنہ پھر اس گھر کی تباہی شروع ہو جائے گی۔
इख्तियार बेग ने कहा और उठकर कमरे से बाहर निकल गए। वो 1 मिनट भी घर में नहीं रुके थे और तायरा जहां के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई थी। शौहर के तेवर खतरनाक थे और बेटे के भी। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करें। काफी देर तक ऐसे ही पड़ी रहीं, फिर दरवाजे पर आहट सुनकर चौंकी। गर्दन उठाकर देखा तो दानिश था। क्या बात है, दोपहर के खाने पर आप नहीं आई थी? मुझे बताइए तो सही, उसने तायरा जहां के पास बैठते हुए कहा। और तायरा जहां फटी फटी नजरों से उसे देखने लगी। उस वक्त उनका तमाम गुरूर खाक में मिल गया था। बात जिस कदर बिगड़ गई थी उसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता था। वो उठी और बेटे के पांव पकड़ लिए। मुझसे गलती हो गई दानिश, तेरी मां से एक बहुत बड़ा कसूर हो गया है। मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे थोड़ी सी जिंदगी और दे दे। बहुत मान था मुझे तुझ पर, उसी ईमान के तहत एक बड़ा कदम उठा बैठी हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मां के नाम पर, इंसानियत के नाम पर मुझे माफ कर दे। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। तेरी शादी से इनकार पर इस घर में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है। इस तूफान को रोक ले दानिश। तेरे बाप ने कहा है कि अगर फैयाज अली की इज्जत से खेलने की कोशिश की गई तो वो पूरे घर को गोली मारकर खुदकुशी कर लेंगे। हमारा भरा घर उजड़ जाएगा। इस घर को ना उजाड़ मेरे लाल, मां की लाज रख ले। दानिश ने अजीब से अंदाज में गर्दन हिलाई और कहने लगा, इससे बेहतर एक और हल है मम्मा। वो ये कि मैं खुदकुशी कर लूं ताकि झगड़ा खुद ब खुद खत्म हो जाए। इससे आसान और कोई तरकीब नहीं है। तू उससे शादी कर ले। अगर शादी के बाद वो तुझे कबूल ना हो तो दूसरी शादी अपनी मर्जी से कर लेना। मैं तुझे नहीं रोकूंगी। फैयाज अली वाकई एक बेहद नेक इंसान है और उसकी बेटी हीरा है। तू उसे जरूर पसंद करेगा। फिर भी मेरी तरफ से इजाजत है कि अगर आप क्यों मेरा तमाशा बनाने पर तुली हुई हैं, मैं अपनी जिंदगी के साथ ये मजाक कैसे कर सकता हूं। मेरा अपना एक मेयार था, मेरा अपना एक स्टेटस, एक आइडियल था, और आपने मुझसे ये सब कुछ छीनने की कोशिश की। इससे बेहतर था कि मैं पाकिस्तान का रुख ही ना करता। मैंने तुझे बड़ी मुश्किल से पाला है। मां हूं तेरी। मैं इस घर की बर्बादी देखने से पहले ही खत्म हो जाऊंगी। जा, ठीक है, जा, चला जा मेरे कमरे से। तायरा जहां ने उसका बाजू पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए कहा, और दानिश के चेहरे पर कश्मकश के आसार फैल गए। बेटे मां का गुरूर होते हैं। वो जवान होकर मां बाप का सहारा बनते हैं। मैं समझूंगी कि मेरी मौत मेरे बेटे के हाथों लिखी है। अपनी जिंदगी को खुशो खुर्रम रखने के लिए मां का खून करने की मिसाल कायम कर दे। यकीनन दुनिया तुझे अजीब व गरीब करार देगी। ये तेरा कारनामा होगा। कमाल की बात है। ऐसी बातें फरजूदा किस्म के अफसानों और किस्से कहानियों में सुनी थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे खुद किसी ऐसी कहानी का किरदार बनना पड़ेगा। मैं एक शर्त पेश करना चाहता हूं, दानिश ने नर्म लहजे में कहा। तायरा जहां चौंक कर उसे देखने लगी। उनकी आंखों में उम्मीदों के चराग रोशन हो गए थे। मुझे उस लड़की से मिलने का मौका दिया जाए। अगर वो मेरे म्यार पर पूरी उतरी तो मैं उससे शादी कर लूंगा, वरना फिर उसके बाद जो कुछ तकदीर में लिखा है उसे कबूल कर लिया जाएगा। मगर एक बात समझ लीजिए, मैं जिंदगी भर का रोक पालने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे मुझे इस जिंदगी की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। दानिश का लहजा बेपनाह ठोस था। तायरा जहां के दिल को एक आस सी मिल गई थी। उन्होंने दिलावेज को देखा था। वो सादा मासूम लड़की दिलों में घर करने की सलाहियत रखती थी। अब इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि फैयाज अली के पास पहुंच जाएं। वो तैयारियां करने लगीं। ये बड़ी खौफनाक मुहिम थी। उनका सारा गुरूर खाक में मिल गया था और अब वो सब कुछ करने के लिए तैयार थीं। फैयाज अली ने तायरा जहां की गुफ्तगू सुनी और उनका चेहरा धुले लट्ठे की तरह सफेद हो गया। उनके बदन की कपकपाहट साफ महसूस की जा सकती थी। कई लम्हे तक कुछ न बोल सके। फिर उनकी दर्द भरी आवाज उभरी, क्या हमारे साथ ये सलूक मुनासिब है तायरा बहन? हमें हमारे कौन से कसूर की सजा दी जा रही है? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप इस मसले को टाल दें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। हां भाईजान, बस इंसान हूं, गलती कर बैठी, जिसका मुझे शिद्दत से एहसास है। बेटे पर जरूरत से ज्यादा एतमाद कर लिया था, जिसकी सजा भुगत रही हूं। भाई समझकर अपनी परेशानी में आपको शरीक करने आ गई हूं। आपने मायूस कर दिया तो किसका सहारा लूंगी? खुदा गवाह है तायरा बहन, दिलावेज किसी भी शक्ल में हमारे ऊपर बोझ नहीं है। हां, हम अच्छे रिश्ते के ख्वाहिशमंद जरूर थे। आप लोग हमसे बहुत बरतर हैं।
हमने आपकी मोहब्बत और शराफत को मद्देनजर रखते हुए ये रिश्ता कबूल किया, वरना हम किसी भी तौर दानिश मियां पर बार ना बनते। और अब तो ये बात पूरे खानदान में फैल चुकी है। अगर ये रिश्ता टूट गया तो हमारी बच्ची पर उंगलियां उठेंगी। हमें बताइए हमारी पोजीशन किस कदर नाजुक हो गई है। मुझे एहसास है भाई, मेरे भाई, मुझे पूरा एहसास है। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। मुझे अपनी औलाद से ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तायरा जहां बदस्तूर सिसकते हुए बोली। फैयाज अली गर्दन झुकाकर कुछ सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने आंसू खुश्क किए और इंतहाई दर्द भरी आवाज में बोले, जाइए भाभी, हम उसे तैयार कर लेंगे। हम ये जहर भी पी लेंगे। काश हम अपनी बेटी को इस बेइज्जती से बचा सकते। फैयाज अली के इन अल्फाज ने ताहिरा बेगम के कल्ब में जैसे नई रूह डाल दी। वो एहसान भरी निगाहों से फैयाज अली को देखती रहीं और फिर अपनी जगह से उठ गईं। दिलावेज लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हो गई। उसका चेहरा पत्थर की तरह बेजान था। वो हो रहा था जो कभी नहीं हुआ था, लेकिन उसने इताअत सी की थी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन वालिदैन की ख्वाहिश की खातिर वो बाजार में आ गई। दानिश उसे देखकर खड़ा हो गया। वो गहरी निगाहों से उसका जायजा ले रहा था। आप दिलावेज हैं? उसने सवाल किया। हाँ, दिलावेज की आवाज जैसे कुएं से उभरी। मिस दिलावेज, प्लीज मेरी मदद कीजिए। यूरोप में मैंने एक से एक हसीन लड़की को छोड़ दिया है। बिलाशुबा आप लोग शरीफ हैं, लेकिन यह जिंदगी भर का साथ होता है। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो आला सोसाइटी में मूव करना ना जानती हो। माफी चाहता हूं मैं आपसे, लेकिन आपको देखकर मुझे अंदाजा हो गया है कि मैं आपके साथ खुश नहीं रह सकता। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। इस तरह दो जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, आपकी भी और मेरी भी। मम्मा ने वो कदीम अंदाज इख्तियार किया है जिसकी इस दौर में कोई हैसियत नहीं रही है। हम जिस दौर में सांस ले रहे हैं, इसमें हमारी जरूरत सिर्फ ये नहीं होती कि दो अजनबी आपस में एक हो जाएं। हमें जिंदगी में बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। इस साफगोई के लिए मुझे माफ कर दें। मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन आपके साथ शादी नहीं कर सकूंगा। दिलावेज का चेहरा लाल भभूका हो गया। अब वो बराह रास्त दानिश की आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों से नफरत की चिंगारियां उड़ रही थीं। नफरत, हिकारत और न जाने उन आंखों में क्या क्या था, लेकिन जुबान बंद थी। उसकी अंदरूनी कैफियत का इजहार उसके वजूद की हर लर्जिश से हो रहा था। बस मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। अब सब कुछ आपके हाथ में है। आप बराए करम मेरी मां को समझा दीजिए। दानिश कुछ कहना चाहता था, लेकिन दिलावेज मशीनी अंदाज में पलट गई। वो खामोशी से दरवाजे में दाखिल हो गई। तभी दूसरे दरवाजे से ताहिरा जहां, अतिया बेगम और फैयाज अली अंदर दाखिल हो गए। ताहिरा जहां का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। शायद उन लोगों ने उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। ताहिरा जहां ने कहा, तूने जो कहा है मौसी, इसके लिए मैं तुझे कभी मुआफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अचानक ही अंदर से एक फायर की आवाज सुनाई दी। वो सब उछल पड़े। फैयाज अली के हलक से दहशतज़दा चीख निकली, दिलावेज! और पागलों की तरह चीखते हुए दौड़े। उनके पीछे दूसरे लोग भी दौड़ पड़े। फिर दूसरे कमरे के दरवाजे से दाखिल होते ही अतिया की दिलदोज चीख उभरी और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी, जबकि फैयाज अली आतिशदान के पास पड़ी हुई दिलावेज के पास पहुंच गए, जिसकी कनपटी से खून बह रहा था और वो आखिरी हिचकियां ले रही थी। फैयाज अली धाड़े मार मार कर रो रहे थे, जबकि ताहिरा जहां किसी बुत की तरह साकित थी। अतिया बेगम पागल हो गई थी और दोनों मियां बीवी एक हफ्ते के अंदर वो शहर छोड़कर कहीं और चले गए थे। मिर्जा इख्तियार बेग बेटे की सूरत से बेजार थे। वो कई दिन अस्पताल रहे। दानिश की सूरत देखते ही उन पर दौरा पड़ जाता था और जब तक वो उनके सामने से ना हट जाता उन्हें सुकून न मिलता। ताहिरा जहां ने भी काफी अरसे तक दानिश से बात नहीं की, लेकिन दानिश अपनी जगह मुतमईन था। उसका कहना था कि गलती उसकी नहीं, उसके वालिदैन की थी। वो अपनी जिंदगी को इस तरह दांव पर तो नहीं लगा सकता था। फिर हालात बदलते चले गए। बदरंग नक्श मिटने लगे और थोड़े अरसे के बाद उनके अंदर तासुफ के अलावा और कुछ नहीं रह गया। ताहिरा जहां बहरहाल मां थी, उनकी मोहब्बत फिर उभर आई थी और वो हस्बे साबिक बेटे के चोंचले करने लगी। अलबत्ता अभी उसकी शादी का सवाल नहीं उठाया गया था। इख्तियार बेग इसके रवादार ही नहीं थे। उन्होंने कह दिया था कि वो जहां दिल चाहे शादी कर ले, उन्हें उससे कोई दिलचस्पी नहीं है।
दानिश ने खुद को इस माहौल में जम करना शुरू कर दिया। बहरहाल उसे यहां जिंदगी गुजारनी थी। उसने अपने लिए रास्ते तलाश किए और अब वो आला सोसाइटी की जान था। हर महफिल उसके बगैर सूनी होती थी। बेशुमार दोस्त बन गए थे जो उसकी जेब पर जान छिड़कते थे। यूं तो वो कई क्लबों का मेंबर था, लेकिन नौरोज क्लब जाती तौर पर उसे पसंद था। उसकी शामें उसी क्लब में गुजरती थीं। नौरोज अरबपति लोगों का क्लब था। यहां किसी कम हैसियत के इंसान का गुजर मुमकिन नहीं था। बहुत जल्द वो उस क्लब में लड़कियों में मकबूल हो गया। ये लड़कियां उस पर जान छिड़कती थीं, लेकिन उसके गुरूर ने अभी तक किसी के सामने शिकस्त नहीं खाई थी और वो अभी तक किसी की जुल्फ का असीर नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन उसका मान टूट गया। हफ्ते की शाम थी। उस रोज क्लब में खास प्रोग्राम होते थे। उस दिन आम लोग भी महंगे टिकट खरीद कर क्लब में आ सकते थे और वो लड़की शायद पहली बार उस क्लब में दाखिल हुई थी। क्लब के तमाम नौजवान मेंबर उसे हैरत से देख रहे थे, लेकिन वो एक शाने बेनियाजी से सामने रखे हुए बिलोरी गिलास से खेल रही थी। घने सिया बाल जो उसके दूध जैसे चेहरे के गिर्द इहाता किए हुए थे, बड़ी बड़ी रोशन आंखें जिनमें एक दुनिया सिमट आई थी, सुतवा नाक और उसके नीचे याकूती होंठ, सडोल और मुतनासिब जिस्म जिस पर इंतहाई कीमती और जदीद लिबास था। दानिश ने भी उसे देखा और उसका दिल धड़क उठा। यही तो थी जिसका उसे इंतजार था। उसके कदम बेख्तियार उसकी जानिब उठ गए। मैं यहां बैठ सकता हूं? उसने नरसती हुई आवाज में पूछा और झील जैसी गहरी आंखें उसकी तरफ उठ गईं। तशरीफ रखिए। चांदनी का तरन्नुम उभरा और वो वहीं बैठ गया। मैंने पहली बार आपको यहां देखा है। मैं पहली ही बार यहां आई हूं। आपके मुल्क में अजनबी हूं, लेकिन आप यहां की जबान रवानी से बोल रही हैं, इसलिए कि मेरा खमीर यहीं से उठा था। 1 साल की थी जब यूरोप चली गई थी। मेरे वालिद की अफ्रीका में ज़मरुद की दुकानें हैं। मैंने पूरी जिंदगी यूरोप में गुजारी है, लेकिन वतन की जिंदगी और यहां के तर्ज माशरत से दिलचस्पी रही। वालिदैन के इंतकाल के बाद मैं तन्हा रह गई। अब मुझे अपना वतन याद आया और तकरीबन 1 माह कबल मैं यहां आ गई हूं। बड़ी मुसर्रत हुई आपसे मिलकर। मैं यहां के एक बड़े सनतकार का बेटा हूं। मेरा नाम दानिश बेग है। आपका नाम पूछने की जसारत कर सकता हूं? दानिश ने मुहज़्ज़ब लहजे में कहा। तज़ीन अली। बहुत ही हसीन नाम है। यकीनन आपका यही नाम होना चाहिए। आपने फरमाया कि आप पहली बार इस क्लब में आई हैं। क्या आपने इस क्लब की मेंबरशिप कबूल कर ली है? नहीं, अभी नहीं, लेकिन यहां के क्लबों में यह क्लब मुझे पसंद आया है। मेंबर भी बन जाऊंगी। तो फिर समझ लीजिए कि आप मेंबर बन गई। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, उसने बड़ी अदा से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट भी क़यामत की थी। क्लब के तमाम लोग हसरत व रश से इस जोड़े को देख रहे थे। लड़की के अंदाज से भी यूं लगता था जैसे उसे दानिश की गुर्बत पसंद आई हो। यूरोप से आने के बाद ये शाम दानिश की जिंदगी की हसीन शाम थी। वो बहुत खुश था। फिर मुनासिब वक्त पर दोनों क्लब से उठ गए। दूसरे दिन मुलाकात का वादा ले लिया गया था। दानिश तमाम रात उसके ख्वाब देखता रहा। दूसरे दिन उसने सबसे पहला काम यही किया कि उसे क्लब का मेंबर बनवा दिया। उस शाम वो वक्त से पहले ही क्लब पहुंच गया। उसे तज़ीन का इंतजार था, शदीद इंतजार, और ये इंतजार न जाने कितना कठिन गुजरा। 7:30 बजे वो आ गई और दानिश का चेहरा खिल उठा। उसने पहले उसे क्लब के कागजात पेश किए और तज़ीन ने शुक्रिया के साथ उन्हें कबूल कर लिया। आज भी इंतहाई खूबसूरत लिबास में मलबूस थी और दानिश उसकी एक एक अदा पर निसार हो रहा था। वो उसकी आइडियल थी। फिर हर शाम उसकी आरजुओं की शाम बन गई। लेकिन तज़ीन बड़ी मोहतात थी। उसने दोस्ती की किसी हद को पार नहीं किया। दानिश उसके सामने दिल खोल कर रख देता और उसके होंठों पर सिर्फ मुस्कुराहट रखसा रहती। दानिश ने कई बार उसे अपने घर आने की दावत दी थी, लेकिन वो टाल गई थी। दानिश ने कितनी ही बार उससे उसके घर के बारे में मालूमात हासिल की कि वो कहाँ रहती है, लेकिन उसने इससे भी माजरत कर ली। इसी तरह काफी दिन गुजर गए। दानिश का इश्क जुनून की शक्ल इख्तियार कर गया। अब उसे तज़ीन के बगैर एक पल चैन नहीं था। वो उसे अपना लेना चाहता था, लेकिन तज़ीन अभी तक उस पर नहीं खुली थी। आज दानिश ने तय कर लिया था कि वो तज़ीन से खुलकर बात करेगा, उसे अपनी बेकरारी की दास्तान सुनाएगा।
और उससे फैसला तलब करेगा। जब तज़ीन आई तो वो उसके हुस्न में खो गया। उसका दिल टूटने लगा। अगर तज़ीन ने उसे कबूल नहीं किया तो उसे क्या करना चाहिए? क्या खुदकुशी? बस इसके अलावा और कोई सूरत नहीं रह जाती थी। काफी देर तक उनके दूसरे दोस्त उन्हें घेरे रहे। बड़ी मुश्किल से उन्हें तन्हाई मिली और वो ज़रीं फव्वारे के करीब रंगीन कुर्सियों पर बैठ गए। दानिश ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा, तज़ीन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए। तज़ीन, मैं कोई ओबाश इंसान नहीं हूं, ना ही लड़कियां मेरी मंजिल रही हैं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत मोहतात रहा हूं। मैंने हर कदम बड़े गौर और फिक्र के बाद उठाया है। एक तवील अरसे से मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं तज़ीन। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना लेना चाहता हूं। अगर तुम मेरी रफ़ाकत कबूल कर लो तो मुझे जिंदगी मिल जाएगी, वरना तुम्हें इख्तियार है। तज़ीन ने संजीदगी से उसकी बातें सुनी। कुछ देर सोचती रही, फिर कहने लगी, तुमने बहुत जल्दबाजी से काम लिया है दानिश। क्यों? दानिश ने सवाल किया। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तुम मेरी असलियत मालूम किए बगैर मुझे अपनाने का फैसला कर बैठे। मुमकिन है मैं वो ना हूं जो तुम समझते हो और इसके बाद तुम्हें पछताना पड़े। मैं पछताना चाहता हूं तज़ीन। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम जो भी हो मुझे कबूल हो। तुम्हारे वालिदैन मुझे कबूल कर लेंगे पूरी खुशी के साथ। मुझ पर एतमाद करो। तब ठीक है, मैं तैयार हूं, तज़ीन ने कहा और फर्त मुसर्रत से दानिश की जबान बंद हो गई। उसे इतनी आसानी से गौहर मकसूद मिल जाने की उम्मीद नहीं थी। खुशी से दीवाना हो गया और जब हवास वापस आए तो उसने पूछा, मुझे अब क्या करना होगा तज़ीन? खामोशी से शादी। मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, वहीं पर मुझसे शादी कर लेना। इसके लिए तुम अपने वालिदैन को तैयार करो, तब फिर तुम आज ही मेरे साथ चलो प्लीज तज़ीन। अब इनकार मत करना, दानिश ने बड़ी आजिज़ी से कहा और तज़ीन तैयार हो गई। तब दानिश उसे अपने घर ले आया। तायरा जहां तज़ीन को देखते ही फरीफ्ता हो गई, लेकिन इख्तियार बेग की आंखों में दिल आवेज का चेहरा उभर आया और वो आपदीदा हो गए। ताहम उन्होंने तज़ीन से अच्छा सलूक किया और उससे बातें करते रहे। फिर जब वो चली गई तो दानिश ने अपना मकसद जाहिर किया। लड़की मुझे भी पसंद है, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। मम्मा इसके वालिदैन नहीं हैं, वो बैरून मुल्क से यहां आई है। कोई भी नहीं है इसका। हम इसे यहां ले आएंगे और यहीं इसकी शादी होगी। वो कौन है, क्या है, हमें मालूम करने की जरूरत भी नहीं। ये काम एक हफ्ते के अंदर अंदर होना है। मुझे तज़ीन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं इख्तियार बेग से बात करती हूं, तायरा जहां ने कहा और मौका मिलते ही मिर्जा इख्तियार बेग को पूरी तफसील सुना दी। तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो, लेकिन मैं मजलूम फैयाज अली और उसकी बेटी को मरते दम तक नहीं भूल सकूंगा। मैं इस काम में हिस्सा नहीं लूंगा, वरना मेरा ज़मीर दागदार हो जाएगा। मैं शादी की रात उस मजलूम लड़की का मातम करूंगा जिसका कोई कसूर नहीं था। बस खुदा से यही दुआ है कि खुदा दानिश का कसूर मुआफ कर दे। मेरा दिल हमेशा डरता है कि कहीं दानिश को उसके जुल्म की कोई बड़ी सजा ना मिले। खुदा ना करे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दिल आवेज का दुख मुझे भी है, लेकिन गुजरी बातों को भूल जाना ही बेहतर होता है। तायरा जहां ने लरस कर कहा, हाँ हम भूल सकते हैं, लेकिन न जाने फैयाज अली पर क्या गुजरी होगी। खुदा जाने वो सदमे से जां पर हो भी सका होगा या नहीं। इख्तियार बेग ने ठंडी सांस लेकर कहा। इख्तियार बेग वाकई किसी काम में शरीक नहीं हुए, लेकिन तायरा जहां ने दिल के तमाम अरमान पूरी तरह निकाले और तज़ीन दानिश की शरीक हयात बन गई। दानिश की मुसर्रतों का कोई ठिकाना नहीं था। उसने बड़े फख्र से कहा था, तलब सादिक होनी चाहिए, इंसान को उसका मतलूब मिल ही जाता है। हजारों आरजुएं लिए वो हुजलाए अरूसी में दाखिल हुआ। सामने ही तज़ीन सुर्ख जोड़े में सिमटी हुई बैठी थी। लड़की चाहे कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन इस मौके पर वो सिर्फ लड़की होती है और हकीकत यह है कि वो इसी रूप में अच्छी लगती है। दरवाजे में खड़े होकर दानिश ने उसे देखा और तज़ीन ने हाथ से घूंघट खींच लिया। दानिश मुसर्रत से झूमता हुआ उसकी मसहरी की तरफ बढ़ा। फिर उसने जज्बात से लरसती हुई आवाज में कहा, तज़ीन। तज़ीन का सर कुछ और झुक गया। शायद वह मुस्कुरा रही थी। मैं कितना खुश नसीब हूं तज़ीन। मैंने जिंदगी में एक ही चीज की आरज़ू की थी जो मुझे मिल गई।
और मुझे भी, तज़ीन ने जवाब दिया। लेकिन उसकी आवाज बदली हुई थी। एक अजीब सी मिनमिनाहट, अजीब सा खोखलापन उसकी आवाज में शामिल था। दानिश को उसकी बदली हुई आवाज पर हैरत हुई और वो मसहरी पर तज़ीन के करीब बैठ गया। फिर उसने तज़ीन का चेहरा अपनी तरफ मोड़ लिया और लरसते हाथों से उसके घूंघट को पीछे किया। लेकिन उसके बाद उसकी हेजानी चीख से दरो दीवार हिल गए थे। वो तज़ीन का हसीन चेहरा नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक इंतहाई खौफनाक चेहरा नजर के सामने था, जिसके लंबे लंबे दांत मुस्कुराहट के अंदाज में खुले हुए थे। ये क्या मजाक है? ये क्या तज़ीन, तुम उसने उछलते हुए दिल पर काबू पाते हुए कहा। मजाक नहीं है मेरी जिंदगी, ये मैं ही हूं, तुम्हारी महबूबा, तुम्हारा आइडियल। तज़ीन ने बड़े प्यार से कहा, लेकिन उसकी आवाज में चुड़ैलों जैसी मिनमिनाहट थी। खुदा के लिए मजाक मत करो तज़ीन, ये चेहरा गालिबन ये मास्क है। उफ, खुदा की पनाह, इस कदर खौफनाक मजाक। तुम बहुत सितम ज़रीफ हो तज़ीन, इस वक्त तुम मेरे जज्बात। दानिश ने चकराते हुए जहन को संभालने की कोशिश की। नहीं दानिश, ये मेरी असली शक्ल है, बिल्कुल असली चेहरा है, इसे गौर से देख लो। वैसे तुमने कहा था कि मैं जैसी भी हूं तुम्हें कबूल हूं, अब जैसी भी हूं तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारी महबूबा, तुम्हारी बीवी। तज़ीन, तुम्हें खुदा का वास्ता ये मजाक खत्म करो वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, दानिश ने डूबती हुई आवाज में कहा। नहीं होगा, मैं दावा करती हूं नहीं होगा तुम्हारा हार्ट फेल। अब तुम मेरे शौहर हो, मेरी मर्जी के बगैर तुम मर भी नहीं सकते। ये कहकर वो अपनी जगह से हिली और मसहरी से नीचे उतर आई। दानिश ने दहशत भरी निगाहों से उसे देखा और दूसरे लम्हे मसहरी से उतरकर भागना चाहा, लेकिन मसहरी से नीचे उतरते ही अचानक उसे अपना बदन बेजान सा महसूस हुआ। वो जिस जगह खड़ा था वहां से एक कदम भी नहीं हिल सका। उसके पैर जैसे जमकर जंजीरों से जकड़ कर रह गए थे। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हलक में फंस कर रह गई। तज़ीन दुल्हन के खूबसूरत जोड़े में मटकती हुई उसके करीब पहुंच गई और उसने दानिश के सीने पर अपना इस्तखानी चेहरा रख दिया। अपने दोनों हाथ उसके गिर्द लपेट लिए और मिनमिनाती हुई आवाज में बोली, मैं तुम्हारी बीवी हूं दानिश, तुम्हारी जिंदगी, जिसे पाकर तुम बहुत खुश थे। तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है, अब भाग क्यों रहे हो? ये हमारी कुर्बत की पहली रात है, हजारों अरमानों की रात। इस रात ये फरार कैसा? तुम्हें खुदा का वास्ता तज़ीन, अगर ये मजाक है तो इसे खत्म कर दो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। न जाने किस तरह दानिश ने आखिरी अपील की। तुम मेरी असलियत को बार बार मजाक कहकर मेरी तौहीन कर रहे हो। मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि यह मेरी हकीकत है। वो नकली चेहरा था जिसको चढ़ाकर मैं तुम्हारे सामने आई थी, लेकिन तुम फिक्रमंद क्यों हो? मैं दूसरों के सामने उसी नकली चेहरे में आऊंगी, लेकिन तुम्हें धोखे में नहीं रखूंगी। तुम्हारे सामने मैं असली रंग में ही आया करूंगी। दानिश ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। उसका दिल पत्ते की तरह लरस रहा था। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? किससे कहूं अपनी मसलूमियत की दास्तान? उफ, ये खौफनाक बला कैसे मेरे सर पड़ गई। हाथ हटाओ दानिश, आओ मेरे पास बैठो। सूखे हुए हाथ से तज़ीन ने उसका बाजू पकड़ा और उसे मसहरी की तरफ घसीटने लगी। दानिश के कदम मन भर के हो रहे थे, लेकिन वो उसके सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वो उसके हर हुक्म की तामील करने पर मजबूर था। हालांकि उसके सारे वजूद में दहशत और सनसनी की तेज लहरें दौड़ रही थीं, लेकिन उसका बदन मफलूज था, दिमाग अलबत्ता काम कर रहा था। आखिर ये क्या मजाक है? ऐसा कैसे हो सकता है? तज़ीन तो बेपनाह खूबसूरत लड़की थी, उसके अरमानों का सही जवाब, लेकिन ये उसके आज़ाब पथरा गए थे। रफ्ता रफ्ता रात गुजर गई। तज़ीन उससे बातें करती रही। सारी बातें यकतरफा थीं। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। फिर वो थक कर उसके पहलू में सो गई, लेकिन वो उसी तरह बेबस था। वो खौफनाक ढांचे के पास से उठकर भी नहीं जा सकता था, जो दुल्हन के सुर्ख जगमगाते लिबास में अजीब व गरीब लग रहा था। फिर रोशनी की किरणें दरवाजे के अंदर रेंग आईं
تو तज़ीन ने अंगड़ाई ली। उसके दांत मुस्कुराहट के अंदाज में फैल गए। दिन की रोशनी में वो और भी भयानक लग रही थी। सुबह बखैर दानिश, अब तुम बाहर जा सकते हो। दानिश को यूं लगा जैसे उसका सारा जिस्म किसी बोझ से आजाद हो गया हो, उसके बदन में जिंदगी लौट आई हो। वो थके थके अंदाज में उठा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। घर वालों से क्या कहता कि उस पर क्या बीती है। पता नहीं उन लोगों ने उसके हवाइयां उड़ते चेहरे को गौर से देखा भी है या नहीं, लेकिन नाश्ते की मेज पर तज़ीन जब आई तो वो दंग रह गया। वो पहले जैसी थी, दिलकश और हसीन चेहरा जिंदगी से भरपूर था। उसकी आंखों में रात का खुमार था। ताहिरा जहां ने बहू को देखा, ये बात तो उन्होंने दिल से तस्लीम की थी कि तज़ीन बेहद खूबसूरत है। बहरहाल जो कुछ भी था, हर तरह के हालात से समझौता करना पड़ता है। चुनाचे उन्होंने बहू को खुशामदीद कहा। वो उसे पसंदीदगी की निगाह से देख रहे थे, लेकिन दानिश के दिल की जो कैफियत थी वो वही जानता था। उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो बरसों का मरीज नजर आ रहा था। माँ बाप ने उसके उतरे हुए चेहरे को देखा और न जाने क्या समझकर नजरअंदाज कर दिया। नाश्ते के बाद तज़ीन को आने जाने वालों ने घेर लिया और दानिश घर से बाहर निकल आया। उसके हवास गुम थे। ये क्या हो गया? आखिर ये खौफनाक चुड़ैल उसके पीछे कहां से लग गई? एक एक लम्हा उसे याद आने लगा। वो उसे एक भरी पूरी जगह मिली थी। अगर किसी वीराने में मिलती तो वो यही समझता कि शायद कोई अनोखी गड़बड़ हो गई है। आखिर वो कौन है? लेकिन इन सवालात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। रात को जो कुछ उस पर बीती थी वो इस कदर हौलनाक थी कि अब वो दोबारा इस तजुर्बे को दोहराने के लिए तैयार नहीं था। फिर क्या करूं? कहां जाऊं? किससे हकीकत हाल कहूं? कौन मेरा हमदर्द है? उसे पूरी दुनिया खाली नजर आई। तज़ीन तो उसकी अपनी दरियाफ्त थी। उसने उसके बारे में किसी से कोई मशवरा नहीं लिया था। फिर उससे छुटकारा पाने की क्या तरकीब हो सकती है? एक ही सूरत है, यहां से निकल भागे, कहीं दूर चला जाए, खामोशी से किसी को बताए बगैर। यह ख्याल उसके जहन में जड़ पकड़ गया था और थोड़ी देर के बाद वो घर वापस आ गया। बेशुमार मेहमान आ गए थे और सारे के सारे तज़ीन में खोए हुए थे। वलीमे की तैयारियां हो रही थीं। जबरदस्त इंतजामात किए जा रहे थे, लेकिन वो इन तमाम इंतजामात से बददिल खामोशी से अपने कमरे में पहुंच गया। कपड़े वगैरह लेता तो घर वालों को शुबा हो सकता था। कपड़े दूसरे भी खरीदे जा सकते हैं, बस रकम की जरूरत थी। उसने बड़े बड़े नोटों की गड्डियां जेब में ठूंसी और खामोशी से बाहर निकल आया। अब उसका रुख रेलवे स्टेशन की तरफ था। उसके सामने कोई मंजिल नहीं थी, बस यहां से निकल जाना चाहता था। उसके बाद जिस तरह और जहां जिंदगी गुजरे, उसे ये घर और ये ऐशो इशरत छोड़ते हुए दुख हो रहा था। अपने वालिदैन की परेशानी का भी एहसास था, लेकिन तमाम एहसासात पर तज़ीन की भयानक शक्ल हावी थी। उसे उसके करी दांत अपने होठों से चिपके हुए महसूस करके घिन आ रही थी। उसकी सूखी हुई हड्डियां जिस्म में चुभती हुई महसूस हो रही थीं। वो तज़ीन की रफाकत बर्दाश्त नहीं कर सकता था, चुनाचे यहां से भाग जाना चाहता था। टैक्सी ने उसे स्टेशन छोड़ दिया। कई ट्रेनें गुजर चुकी थीं। अब जो ट्रेन जाने वाली थी वो दिन के 12:30 बजे चलनी थी। वो वेटिंग रूम में चला गया और उसने 12:30 वहीं बचा दिए। उसे खतरा था कि कहीं उसकी तलाश न शुरू कर दी गई हो। बहरहाल अगर तलाश हुई भी थी तो कोई स्टेशन की तरफ तो नहीं आया था। उसने ट्रेन के आखिरी स्टेशन का टिकट लिया। 1000 मील से ज्यादा का सफर था। इस मनूस शहर से जिस कदर दूर निकल जाया जाए बेहतरी है। ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में चनी मुसाफिर थे। उसे किसी से सरोकार नहीं था। वो तो अपनी तबाहशुदा जिंदगी के बारे में सोच रहा था। किस्सा क्या है? अगर ये बात समझ में आ जाती तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन बात समझ में ही नहीं आ रही थी। आखिर तज़ीन कौन है? इसका राज क्या है? उसने अपने बारे में जो थोड़ी सी तफसील बताई थी, क्या वो सच थी? गौर करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उससे जबरदस्त हिमाकत हुई है। वो तज़ीन की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर हवास खो बैठा था, वरना उसकी तो कोई बात दुरुस्त थी ही नहीं। बकौल उसके वो एक अरबपति बाप की बेटी थी, तो उसकी दौलत कहां थी? इसमें कोई शक नहीं कि वो आला तरीन लिबास भी पहनती थी, लेकिन ये नुमाइश उसके अल्फाज की तायद तो नहीं थी। फिर मैं क्यों बेवकूफ बन गया? और इन तमाम बातों का एक ही जवाब था, तज़ीन का बेपनाह हुस्न, जिसने उसे अक्ल से बेगाना कर दिया था। मगर तज़ीन ने उसके साथ ये धोखा आखिर क्यों किया?
اس نے اپنی حقیقت پہلے ہی کیوں نہ بتا دی؟ یا پھر وہ اگر اپنی حقیقت چھپا سکتی تھی تو اس نے اس سے بھی چھپی کیوں نہ رہنے دی؟ تزین سے پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرتی رہیں۔ یہ بھی سچ تھا کہ وہ خود اس کی جانب مائل نہیں ہوئی تھی، بلکہ خود دانش نے ہی اس کے لیے کوشش کی تھی۔ تزین نے تو اسے اظہار الفت بھی نہیں کیا تھا۔ دانش کا ذہن معاف ہونے لگا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایسا تو کبھی قصے کہانیوں میں بھی نہیں سنا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور سیٹ کی پشت سے گردن ٹکا دی۔ گاڑی ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ پچھلی رات بھی جس طرح گزری تھی اس نے اسے بری طرح نڈھال کیا ہوا تھا۔ ٹرین بدستور دوڑ رہی تھی۔ نہ جانے کتنے اسٹیشن گزر گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ ٹھنڈے پانی کی چھینٹوں نے اس کے ذہن کو کسی حد تک سکون بخشا۔ بھوک لگ رہی تھی۔ وہ کمپارٹمنٹ سے نکل کر ڈائننگ کار کی طرف چل پڑا۔ گرم کافی اور سینڈوچ طلب کرنے کے بعد اس نے سگریٹ سلگائی اور اپنے گھر کے بارے میں سوچنے لگا کہ گھر کے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، ہر جگہ اسے تلاش کیا جا رہا ہوگا، سب حیران ہوں گے کہ وہ دلہن کو چھوڑ کر کہاں بھاگ گیا، اور پھر تزین تو اس کی محبوبہ ہے۔ اس کے ہونٹ کر راحت آمیز انداز میں سکڑ گئے۔ ویٹر نے اس کے سامنے مطلوبہ سامان لا کر رکھ دیا۔ گرم کافی نے ذہن کو تھوڑا سا سکون بخشا، لیکن ان خیالات کو ذہن سے کس طرح چٹک سکتا تھا جو اس کے ہوش اڑائے دے رہے تھے؟ تبھی اس کے ذہن میں اچانک ایک اور خیال آیا، کیا یہ میرے لیے سزا ہے؟ میں نے کبھی کسی لڑکی کو گھاس نہیں ڈالی۔ میں نے خود پر ناز کیا تھا۔ اس معصوم لڑکی جس کا نام دل آویز تھا، اس کا صبر سمیٹا تھا۔ اس نے اپنی جان دے دی تھی۔ جب وہ اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تو وہ کسی پتھر کی مورت کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ واقعی بہت سوں کی آہیں لی ہیں میں نے۔ وہ دل ہی دل میں پچھتانے لگا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوتا؟ دن گزر گیا، رات آ گئی۔ جب ڈائننگ کار خالی ہو گئی اور پیرے اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگے تو اس نے بل ادا کیا اور کمپارٹمنٹ میں واپس آ گیا۔ نہ جانے ابھی تک کتنا سفر باقی ہے۔ وہ آ کر اپنی سیٹ پر لیٹ گیا۔ تمام مسافر سو گئے تھے۔ وہ خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی اس نے آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک سنسناتی سی آواز گونجی، دانش، میری زندگی، میری روح، کہاں ہو تم؟ آؤ جلدی واپس آ جاؤ، آؤ واپس آ جاؤ دانش، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ آواز اس کے حواس پر طاری ہو گئی اور ٹرین کا شور یک لخت رک گیا۔ اب اس کے جسم کو ہچکولے بھی نہیں لگ رہے تھے، اور پھر وہی سوکھی سوکھی انگلیاں بالوں میں کنگھی کرنے لگیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کنگھی کرنے والی کلائی پکڑ لی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن کو ایک اور شدید جھٹکا لگا۔ وہ اس کلائی کو پہچانتا تھا۔ پچھلی رات وہ اس کے سوکھے وجود سے پوری طرح آشنا ہو چکا تھا۔ اس نے وحشت زدہ انداز میں آنکھیں کھول دیں اور اس کا سر گھوم گیا۔ وہ اپنی خوابگاہ میں اپنی مسیری پر تھا اور تزین اس کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے دانت مسکراہٹ کے انداز میں جھانک رہے تھے اور آنکھوں کے گڑے چمک رہے تھے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور وحشت زدہ نگاہوں سے خوابگاہ کو دیکھنے لگا۔ گھبراؤ نہیں، میرے پاس ہو تم۔ مجھ سے فرار ہو کر اب تم کہاں جاؤ گے؟ لیٹے رہو، تم نے دن بھر سفر کیا ہے، لاؤ تمہارا سر دبا دوں۔ اس کا سوکھا ہاتھ دانش کی پیشانی پر پہنچ گیا۔ میں یہاں کیسے آ گیا؟ وہ کپ کپاتی آواز میں بولا۔ میں نے تمہیں آواز دی اور تم چلے آئے۔ آخر میں تمہاری بیوی ہوں۔ میری محبت معمولی نہیں ہے۔ تم دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ، میں جب بھی تمہیں پکاروں گی تم میرے پاس چلے آؤ گے۔ گھر کے سارے لوگ تمہارے لیے پریشان تھے، لیکن میں مطمئن تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میری محبت کے تار کمزور نہیں ہیں۔ میں جب بھی پکاروں گی میرے محبوب، تم میرے پاس ہوگے۔ تزین کے جبڑے بھیانک انداز میں کھل گئے تھے۔ دانش کے حواس گم ہو گئے تھے۔ کوئی بات جو سمجھ میں آتی ہو۔ یہ استخوانی ڈھانچہ اس پر مسلط تھا۔ لکڑیوں جیسے سوکھے ہاتھ محبت سے اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ بھیانک دانت باہر نکلے پڑ رہے تھے۔ وہ تعجب انگیز انداز میں سوچ رہا تھا کہ آخر میں کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ ٹرین کا سفر ایک خواب تھا یا یہ لمحات؟ لیکن پورے ہوش و حواس کے عالم میں وہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور سینکڑوں میل دور نکل بھی چکا تھا۔
اس قدر جلد واپسی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہاں، رات ہی کا تو وقت تھا۔ میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہے ہو۔ تزین، آخر یہ سب کیا ہے؟ کیوں بیکار باتوں میں وقت ضائع کرتے ہو دانش؟ تم جانتے ہو بیوی ساری عمر کی ساتھی ہوتی ہے، اسے چھوڑنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کہاں تو محبت کا وہ عالم کہ ایک لمحہ میرے بغیر نہیں گزارا جا رہا تھا، اور اب یہ انداز۔ خدا کے لیے تمہیں خدا کا واسطہ، میری زندگی کے ساتھ یہ مذاق مت کرو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم کون ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو۔ بتا بھی دوں تو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب تو جو کوئی بھی ہوں تمہاری بیوی ہوں، مگر تمہارا یہ استخانی بدن اور تمہارا بھیانک چہرہ۔ دیکھو، ایسی باتیں مت کرو، تم نے تو میرے لیے سب کچھ سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ تمہیں الفاظ یاد نہیں اپنے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ کہیں تم مجھ سے شادی کرنے کے بعد نہ پچھتاؤ۔ تم نے کہا تھا کہ میں پچھتانا چاہتا ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں، اور اب جب میں اپنی ساری زندگی تمہارے قدموں میں نچھاور کرنے تمہارے پاس آ گئی ہوں تو تم میری توہین کر رہے ہو۔ بے ہوش ہونے کی کوشش بھی ناکام ہو گئی تھی۔ کوئی اور ہوتا یا اگر کسی اور ماحول میں یہ ڈھانچہ نظر آتا تو لاکھ روشن خیال ہونے کے باوجود دانش کو اپنے ذہن و دل پر قابو پانا مشکل ہو جاتا، لیکن یہ تزین، اس کی بیوی، اس کی آواز وہی تھی، بس گوشت پوش غائب ہونے کی وجہ سے اس کی آواز میں ایک منمناہٹ سی پیدا ہو گئی تھی۔ دانش کا پورا بدن پسینے میں بھیگ رہا تھا، وہ بے بسی سے کسی زخمی چڑیا کی طرح اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تزین کی آنکھوں کے حلقوں کی گہرائی سے روشنی جھانک رہی تھی، اس کے سوکھے ہوئے دانت بار بار ہل رہے تھے جو اس کی خوشی ظاہر کر رہے تھے۔ تزین، میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، میں مر جاؤں گا۔ تم اگر مر بھی جاؤ گے تو میں تم سے پیار کرتی رہوں گی، کیونکہ میں اب تمہاری بیوی بن چکی ہوں۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، جہاں بھی ہوگے مجھ سے دور نہیں رہ سکو گے۔ خود کو میرے حوالے کر دو، اب تو جو کچھ تم نے کیا ہے تمہیں بھگتنا ہی ہوگا۔ ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ کہیں دور سے مؤذن کی آواز ابھری اور تزین اٹھ کر غسل خانے میں چلی گئی۔ دانش نے دونوں ہاتھ آنکھوں کے نیچے رکھے اور چکرائے ہوئے ذہن کو قابو میں لانے کی کوششیں کرتا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ تزین جب غسل وغیرہ سے فارغ ہوئی تو اس پر وہی شباب آ چکا تھا جسے دیکھ کر دانش دیوانہ ہو گیا تھا۔ لمبے لمبے بال گھٹنوں سے نیچے تک بکھرے ہوئے تھے، حالانکہ نیچے سے بھی بال تراش دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی ان کی لمبائی بے پناہ تھی۔ چہرے کی دلکشی اور شادابی ایسی کہ دیکھنے والے کی آنکھ اس پر سے نہ ہٹے۔ بڑی بڑی روشن آنکھوں میں جوانی کا نشہ تیر رہا تھا۔ تزین کی آواز میں اب منمناہٹ بھی نہیں تھی۔ اس نے کہا، دانش جاؤ غسل کر لو، تھکن دور ہو جائے گی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا اور پھر غسل خانے میں چلا گیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد طاہرہ جہاں کی آواز سنائی دی، بہو کیا تم جاگ رہی ہو؟ جی امی، حاضر ہو رہی ہوں، تزین نے نہایت شرمیگی آواز میں کہا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ طاہرہ جہاں کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا، آنکھوں کے گرد حلقے ابھر آئے تھے۔ بہو، اب تک کوئی پتہ نہیں چل سکا، نہ جانے۔ طاہرہ جہاں کی رندھی ہوئی آواز ابھری۔ کس کی بات کر رہی ہیں امی؟ تزین نے پوچھا۔ دانش کی۔ مصیبت بن گیا ہے گھر والوں کے لیے، ہمیشہ ہی کا ایسا ہے۔ نہیں امی، وہ تو غسل خانے میں ہیں، غسل کر رہے ہیں۔ طاہرہ جہاں کا دل ایک بار پھر لرز گیا۔ کہاں ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں امی، وہ غسل خانے میں ہیں، تزین نے کہا، اور طاہرہ جہاں بے اختیار دوڑتی ہوئی غسل خانے کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ دانش کیا تم اندر ہو؟ ہاں مما، دانش کی گھٹی گھٹی آواز ابھری، اور اس کے بعد گھر میں ایک بار پھر طوفان آ گیا۔ مرزا اختیار بیگ شاید خود بھی ساری رات جاگتے رہے تھے۔ بگڑ کر بولے، کیا مصیبت نازل ہوئی ہے؟ وہ تو بہو کے کمرے میں موجود ہے۔ کیا؟ ہاں، غسل کر رہا ہے۔ کہاں مر گیا تھا کل؟ اف میرے خدا، لوگوں سے مجھے کیا کیا بہانے تراشنے پڑے۔ کہاں مر گیا تھا وہ؟ تم نے پوچھا نہیں؟ غسل خانے میں ہے، ابھی میری بات نہیں ہوئی ہے۔ بہو کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ بلاؤں؟ ہاں، اور اس ذلیل سے کہو کہ تیار ہو کر میرے پاس پہنچے۔ تزین سر جھکائے سسر کے سامنے پہنچی تھی۔ اس نے سلام کیا تو مرزا اختیار بیگ نے کہا، خوش رہو، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟
میں جانتا ہوں کہ تم بھی اپنے جذبات کے ہاتھوں غلط انسان کے ہاتھوں آ گئی ہو. کاش وہ میرا بیٹا نہ ہوتا. اب غصہ تھوک دیجیے. بہو سے بیٹھنے کو بھی نہیں کہیں گے؟ بیٹھو. کس وقت واپس آیا تھا وہ؟ رات کو آ گئے تھے. تم نے پوچھا نہیں کہ کہاں چلا گیا تھا؟ کچھ بتایا ہی نہیں. میں نے بہت معلوم کیا لیکن انہوں نے زبان نہیں کھولی. تزین نے سادگی اور معصومیت سے کہا. تھوڑی دیر کے بعد دانش وہاں پہنچ گیا تو مرزا اختیار بیگ بری طرح اس پر گرجنے اور پرسنے لگے. کہاں مر گیا تھا تو؟ کل ولیمہ تھا. سارے مہمان تیرے بارے میں پوچھ رہے تھے. جواب دینا مشکل ہو گیا تھا مجھے. وہ ہاں جواب دے. اب تو تیری پسند کی شادی ہوئی ہے نا. تیرا آئیڈیل ہے تیری دلہن. میں کسی بچی کی زندگی تجھ سے منسوب کر کے اسے تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس عورت نے جو تیری ماں ہے مجھے بھی برباد کر دیا. تماشا بن گیا ہوں دنیا کے سامنے. کہاں چلا گیا تھا تو؟ بس آپ اس سلسلے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھیں. کہیں چلا گیا تھا. ہاں بیٹے خوب بدلے لے رہے ہو ماں باپ سے. کاش میں تمہاری ماں کے فریب میں نہ آتا. میں جانتا ہوں مجھے گناہ تو ملے گا ہی کیونکہ میں نے ایک نیک اور شریف آدمی کو برباد کیا تھا. نہ جانے کیا کیا بولتے رہے مرزا اختیار بیگ لیکن دانش گردن جھکائے سنتا رہا تھا.